हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। व्हाई? बिकॉज़ इसमें हम पंजाब जुडिशल सर्विसेज का जो अभी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का सल्यूशन देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम अभी लास्ट वीक ही रिसेंटली हुआ है उसका सल्यूशन हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो एग्ज़ाम था, अगर मैं इस एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू दूँ, एक एनालिसिस करूँ, ये जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स, तो इसमें जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने आपको क्लास में करवाए थे। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो लीगल फ्लैग के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उन स्टूडेंट्स ने हमारी सारी क्लासेस बहुत ही डिलिजेंटली अटेंड करी थी, प्लस जो टॉपिक्स क्लास पे टीचर्स ने आपको बताए थे और स्टार मार्क करवाए थे कि दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था एंड जो भी सेक्शंस आपको क्लास में इम्पॉर्टेंट मार्क कराए गए थे, जो भी ऑर्डर्स सीपीसी के आपको इम्पॉर्टेंट मार्क कराए गए थे, अगर आपने वो ऑर्डर्स, वो सेक्शंस अच्छे से रीड किए थे बैरक में से, देन दिस प्रीलिम एग्ज़ाम ऑफ पंजाब जुडिशरी वॉज नथिंग फॉर यू। बिकॉज पेपर का जो लेवल है इट इज़ नॉट दैट हाई लेवल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है पेपर में। जो भी पेपर का लेवल है इट इज़ वेरी एवरेज, बहुत ही एवरेज या मिडिल लेवल का पेपर आया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, स्पेशली जो हिंदू लॉ के, फैमिली लॉ के क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से केस लॉज पे बेस्ड है, बट अदर देन दैट जो सेक्शंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्टली ऑल दी क्वेश्चंस एंड दी सेक्शंस आर डायरेक्ट, और वो भी ऐसे सेक्शंस पूछे गए हैं जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो क्लासेस में आपको जनरली, एटलीस्ट हमारे यहाँ लीगल फ्लैग में, जो आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बताए जाते हैं एज पर योर एग्ज़ाम, फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अदर स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो एक जनरली कोई भी एस्पिरेंट है वो उन सेक्शंस को तो ज़रूर पढ़ता ही है। ऐसे ऑब्वियस सेक्शंस हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अगर लीगल फ्लैग के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये सारे सेक्शंस कराए गए थे। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस हैं। आई सॉ द पेपर and I was so surprised कि it would have been very easy for the students of legal flag because 25% of the question paper, 25% of the questions in the question paper, they are फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज़। हमने जो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट की थी, इवन जो हम लोग वीकली MCQs भी आपको देते हैं हर एक लेक्चर के, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड थे। तो अगर आपने अपने मटेरियल को, जो आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड होता है, अपने नोट्स को, अपने लेक्चर्स को बहुत सीरियसली देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो दिस एग्ज़ाम वाज नथिंग फॉर यू। इसीलिए अब इस बार अगर आपने नहीं किया है और आपको लग रहा है कि आप कर सकते थे, अगर आप अपने नोट्स, अपने टेस्ट सीरीज़, अपने MCQs को सीरियसली लेते, इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस फॉर यू। प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस, योर MCQs, योर टेस्ट सीरीज़ वेरी सीरियसली, बिकॉज फ्रॉम दिस पेपर आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि हम यहाँ पे जो कराते हैं इट इज़ स्ट्रिक्टली फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड 25% ऑफ पंजाब जुडिशरी पेपर वो उसी में से था। दिस इज़ a great example for the aspirants कि please follow whatever we are teaching. That is all about the overview of the paper अगर मैं बोलूँ। अगर हम पेपर को स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आज के पेपर डिस्कशन में आई विल बी डीलिंग स्ट्रिक्टली विद द क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ऑफ द मेजर लॉ सब्जेक्ट्स। इसमें हम एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के और करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस लेक्चर में, इस वीडियो में डील नहीं करेंगे। इसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस दी जाएंगी, बट इसमें हम नहीं डील करेंगे। अभी आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस पे डील करूँगी। टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम पहले। द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 प्रोवाइड्स दैट फर्स्ट, district judge shall have control over all the civil courts within the local limits of its jurisdiction, subject to the general superintendence and control of the state government. अब ये जो है, ये सेक्शन नंबर 33
सेक्शन नंबर 33 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज का जुरिस्डिक्शन तो होगा, बट इट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो गलत है। The district judge shall have control over all the civil courts within the local limits of his jurisdiction, subject to the general superintendence and control of the central government. No, central government भी नहीं लिखा है उसमें। The district judge shall have control over all the civil courts within the local limits of the jurisdiction, subject to the general superintendence and control of the high court. दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार फोर्थ वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, क्लास में भी आपको रिपीटेडली ये चीज़ बताई जाती है कि यू हैव टू रीड ऑल योर ऑप्शंस वेरी केयरफुली। आपको सारे ऑप्शंस रीड करने हैं अपने। आपका अगर आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही है, दैट डजंट मीन कि आप रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को रीड नहीं करोगे। यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देन मार्क योर आंसर, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज 4 में से 2 ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन उन दोनों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है आपको वो ही टिक करना होता है। सो दैट इज़ द रीज़न। Alright, district judge shall have the control over all the civil courts within the local limits of his jurisdiction. There shall be no superintendence. ये तो बिल्कुल गलत है। So C is the answer as per section 33 of Punjab Courts Act. Which of the statement is not correct? Now ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। कई बार होता है ये नॉट करेक्ट में आप स्टूडेंट्स जल्दी में होते हैं। सी व्हाट हैपन्स इज आपको सारा आता है, बट वो जो 2 आवर्स 3 आवर्स जितने भी ड्यूरेशन का आपका एग्ज़ाम होता है, उन 2 या 3 आवर्स में आप किस मेंटल स्टेट में हो, आपने अपने मेंटल प्रेशर को किस तरीके से कंट्रोल किया है, आपने अपने मेंटल बैलेंस कितना बना के रखा है इवन आफ्टर दैट प्रेशर, दैट मैटर्स। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे को सब कुछ आता होता है, बट वो मेंटल प्रेशर मेंटल फियर की वजह से आते हुए भी आप गलत कर देते हो। कैसे गलत करते हो? ये नॉट को पढ़ना भूल जाते हो। अब अगर आप इसमें से नॉट पढ़ना भूल गए तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ काम योर माइंड एंड देन रीड योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, पेशेंस के साथ रीड करना है और कामनेस के साथ रीड करना है। सो ये जो टाइप के क्वेश्चंस है, करेक्ट इनकरेक्ट वाला वर्ड होता है, नॉट करेक्ट और करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली रीड करनी है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से रीड करो। ऑल राइट, सो ओरल एक्सेप्टेंस इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, दिस इज़ करेक्ट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग, यहाँ पे मस्ट का मतलब है कि क्या एक्सेप्टेंस सिर्फ राइटिंग में ही होनी चाहिए? नो, एक्सेप्टेंस कैन बी ओरल ऑल्सो, can be given by the conduct also. Section 8 of Indian Contract Act में ये बात बोली गई है। Acceptance must be communicated, yes. Acceptance must be in a prescribed manner, ये भी yes है, Section 7 में बोली गई है। So इसमें से not correct क्या है? B. Next, in India the doctrine of impossibility of performance rendering contract was based on, जब impossibility की बात आती है, it is Section 56 of Indian Contract Act, which deals with frustration of contract on the basis of supervening impossibility. इसका आंसर होगा supervening impossibility. On attaining the age of majority, the minor's agreement can be ratified? No. रैटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि माइनर का अग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो होता है। अब अगर कोई चीज़ वॉइड एब इनिशियो है तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो फिर जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको आप कैसे रैटिफाई करोगे? तो इसका तो गलत है, फर्स्ट तो गलत है। बिकम्स ऑटोमेटिकली वैलिड? नो, क्योंकि वो कभी वैलिड था ही नहीं, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, कैन नॉट बी वेरी रैटिफाइड, ये सही होगा। बिकम्स वॉइड नहीं, ये तो वॉइड एब इनिशियो होता ही है, तो इसीलिए सी इज़ द राइट आंसर। An agreement is considered to be against public policy. अब इन चारों में से कौन से ऐसे अग्रीमेंट हैं जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है? तो इसके नीचे ये सारे कोड्स दिए गए हैं, हमें बताना है। ऑलराइट, पहले हम खुद से देखेंगे। अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स,
येस, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं. अग्रीमेंट नॉट टू बिड, ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है. अग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, दिस ऑल्सो. सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, कि ये सारे के सारे अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होंगे. नेक्स्ट, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोअर्शन मीन्स, सो सेक्शन 15 जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कोअर्शन से डील करता है. इसका मतलब क्या होता है? कमिटिंग एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी, ये लिखा है सेक्शन 15 के अंदर. थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी, ये भी लिखा है. अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी अदर पर्सन, ये भी लिखा है. दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट. आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं. सो दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन कोअर्शन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि फ्री कंसेंट वाला जो पार्ट है इसमें ये सारे सेक्शंस पढ़े जाते हैं. 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, ये सारे इसमें पढ़े जाते हैं. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्लास में पढ़ाते टाइम आपको बार बार ये बात बोली जाती है कि कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो इसीलिए मैं आपको, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द बिगनिंग, कि ऑल द टॉपिक्स, ऑल द चैप्टर्स, all the sections which were told to you in the class that they are very very important, उन सभी questions पे उन सभी sections पे questions आए हैं. So please keep this thing in mind. You have to follow everything a teacher is telling you. Especially legal flag में जब आपको इतनी अच्छी opportunity है आपके पास यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके teachers एक एक section को in depth deal करते हैं और हर एक section की importance आपको बताते हैं कि prelims के हिसाब से important है, mains के हिसाब से important है, दोनों के हिसाब से important है, कैसे important है. So this advantage you have, to please follow it very carefully. Alright, next. A party to a contract committing breach is generally liable to pay compensations in respect of, अब ये सेक्शन 73 में दिया गया है कि कैसे होने चाहिए डैमेजेस. लॉसेस वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो, क्योंकि हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल में ये चीज़ एग्जैक्टली बोली गई थी, क्लियरली बोली गई थी कि ओनली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के डैमेजेस ही आप क्लेम कर सकते हो, नॉट फॉर इनडायरेक्ट एंड रिमोट कॉज. तो इसीलिए डायरेक्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to resign, alter it, then the original contract, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. ऑलराइट. एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज स्टॉपेज इन ट्रांजिट, होता है, लियन होता है, रीसेल होता है. सेक्शन 45 में दिए गए हैं ये सारे राइट्स, एंड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. अंडर चैप्टर 5, अब इन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन का ही रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछ लिया है. अनपेड सेलर का क्वेश्चन था ऊपर, अब इसमें इन्होंने पूछ लिया है सेलर जो है चैप्टर 5 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इंक्लूड्स व्हाट. चैप्टर 5 जो है इट डील्स विद अनपेड सेलर, दैट मीन्स सेलर इंक्लूड्स अनपेड सेलर. वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. नेक्स्ट, under which provision of Sale of Goods Act it has been provided that unless the goods are ascertained, no property passes to the buyer. Direct question, section number 18 is the right answer. Alright. The true test of partnership is based on, अब ये test of partnership के बारे में आपको क्लास में ये चीज़ कम से कम 100 टाइम्स बोली गई थी ड्यूरिंग योर पार्टनरशिप क्लास लेक्चर्स. आपके पार्टनरशिप क्लास लेक्चर्स में द टीचर हैज़ टोल्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कि कॉक्स वर्सेस
हिकमैन वाला जो आपका जजमेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन 6 में भी दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, कि प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट मियरली द टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, कि वेदर द पार्टनरशिप एग्जिस्ट और नॉट, रादर द म्यूचुअल एजेंसी इज द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये चीज़ आपको बताई गई है और बहुत बार बताई गई है। देन अ पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड। अब यहाँ पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात हो रही है, सेक्शन 41। अनसाउंड माइंड, नो, ये 41 का पार्ट नहीं है। अदर देन द पार्टनर्स डूइंग गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट, ये भी सेक्शन 41 का पार्ट नहीं है। सी इज करेक्ट बिकॉज इनसॉल्वेंट वाली बात कही गई है एंड ये भी इसका पार्ट नहीं है, तो सी विल बी द राइट आंसर एज पर सेक्शन 41। अब मैच द फॉलोइंग है ये, इसमें द राइट आंसर इज, सबसे पहले फर्स्टली हम देखेंगे ए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट 44, तो 2, डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसी 42, कंपल्सरी डिसोल्यूशन 41, it is 1 2 3 4 only and dissolution by agreement is 40, so A is the right answer, 1 2 3 4. Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for section number 14 of partnership act। क्या बोलता है कि अगर जो भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो फर्म के लिए अक्वायर की गई है, फर्म को बिलोंग करती है, जो जिस प्रॉपर्टी में से, जिन फंड्स में से जो चीज़ अक्वायर की गई है, जिस मनी से वो चीज़ अक्वायर की गई है, वो किसको बिलोंग करेगी? ऑब्वियसली फर्म को करेगी। तो सेक्शन नंबर 14 एंड इनडायरेक्टली सेक्शन नंबर 15 ऑल्सो सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब यहाँ पे ये कैन नॉट वर्ड जो है, इसको बहुत करेक्टली रीड करने की ज़रूरत है क्योंकि इससे आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, इफ़ इट वुड इम्पीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंटरफेयर विद द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट फैसिलिटी रिलेटेड टू द सर्विसेज बीइंग द सब्जेक्ट मैटर। यस, ये 2018 वाले अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। When the plaintiff has personal interest, ये नहीं है क्योंकि 41J क्या बोलता है? Does not have any personal interest. To prevent the breach of the contract, performance of which would not be specifically enforced, ये भी ठीक है। Restrain person from instituting proceeding in civil matter, नहीं, criminal matter के बारे में दिया गया है। तो 1 and 3 सही है, that means C is the correct option. नाउ सेक्शन नंबर 34 क्या बोलता है? सबको पता है ये कि SRA में जो सेक्शन नंबर 34 है, इट इज़ डेक्लेरेशन। ये डेक्लेरेशन के बारे में है, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की या कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं हुई है, तो मियर डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ऑलराइट, सेक्शन 36 में कितने तरीके की इंजंक्शंस दी गई है? 2 टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस, टेम्पररी एंड परपेचुअल। All right, next, which of the following statement is false? अब ये चीज़ भी यहाँ पढ़नी ज़रूरी है, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। यहाँ पे फॉल्स पूछा है अकॉर्डिंग टू ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949। ऑल राइट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज़ नॉट अ रेजिडेंशियल, विच इज़ नॉट अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये ठीक है। Rent determined or fair rent cannot be increased except when some addition, improvement, alteration has been carried out at the landlord's expense, ये भी ठीक है। Any dispute regarding increase in the rent shall not be decided by the rent controller. This is wrong. Section 5 में बोला गया है कि ये रेंट कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बट एक बार डी भी पढ़ लेंगे हम। लैंडलॉर्ड शैल नॉट क्लेम एंड और रिसीव एनी प्रीमियम अदर देन लाइक अदर सम्स इन एडिशन टू द फेयर रेंट और एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट, ये भी सही है। दिस इज फॉल्स, थर्ड वाला। ऑलराइट, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन मीन्स, अब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन की डेफिनेशन जो है वो
सेक्शन 2 क्लॉज डी में बोली गई है, ऑल राइट, ऑफ द रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट. Who is either permanently or temporarily settled outside India in either case, A, for or on taking up employment outside India, ये है. For carrying on business or vocation outside India, ये भी है. For any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, ये भी है. तो all of the above. No person shall convert a residential building into a non-residential building except, ये सेक्शन 11 में दिया गया है आपका रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट के, एंड क्लियरली लिखा है एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कंट्रोलर. ऑलराइट. एन इन्फरेंस ऑफ फैक्ट और लॉ फ्रॉम अदर नोन और प्रूव्ड फैक्ट, जब किसी एक नोन या प्रूव्ड फैक्ट में से आप सिर्फ इन्फरेंस लेते हो उसे बोला जाता है प्रिजम्पशन, उसे बोला जाता है अ प्रिजम्पशन. अब वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी हो सकता है. ऑल राइट. द मैक्सिम falsus in uno, falsus in omnibus is rule of evidence, rule of law, both या none. It is rule of evidence. ये rule of law नहीं है. falsus in uno, falsus in omnibus का मतलब है जो पार्ट में false है वो होल में भी false ही होगा. ऑल राइट. तो it is a rule of evidence. Which of the following is not a public document? अब इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो पूछा गया है इसमें आपसे. ऑल राइट. पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में 74 सेक्शन 74 में दिया गया है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सर्च वारंट, ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर, ये भी होती है. ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, ये भी होता है. बट प्लेन या रिटन स्टेटमेंट एक प्राइवेट स्टेटमेंट होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. Then question number 25, any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree order relating thereto, such as section 92 इसका exception number 1. तो ये जो फर्स्टली सेकेंडली एक्सेप्शंस दिए गए हैं तो इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट के बारे में है ये. और फ्रॉड, intimidation or illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration or mistake in fact or law, ये सारे के सारे उसमें दिए गए हैं. तो all will be the correct answer. Burden of proof under section 102. तो हमें 102 जब हम लोगों ने आपको यहाँ पे लीगल फ्लैग में पढ़ाया था, तो यहाँ पे टीचर्स ने जब आपको पढ़ाया है यह सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें साफ साफ बोला था कि इट डील्स विद द ओनर्स ऑफ प्रूफ. एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम बर्डन ऑफ प्रूफ. कैसे डिफरेंट होता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स बट द ओनर ऑफ प्रूफ, द ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है इट ऑलवेज शिफ्ट्स, इट ऑलवेज शिफ्ट्स. तो 102 में ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात की गई है. Leading question is permissible only in section 142 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ऑल राइट. नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग सेक्शंस. सेक्शन 79 डील्स विद द सर्टिफाइड कॉपीज, तो 2. सेक्शन 80 जो है वो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, तो 1. सेक्शन 83 जो है वो मैप्स और प्लान्स से रिलेटेड है, तो नंबर 4. 81A जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से रिलेटेड है, तो नंबर 3. तो 2143, 2143 A is the right answer. Under the provisions of Indian Evidence Act, for an admission to be considered as substantive evidence, एक admission substantive evidence कब होगा? It need not be voluntary. No, admissions हमेशा एक voluntary statement होता है. It must be judicial admission. ऐसा ज़रूरी नहीं है admission सिर्फ magistrate को दिया जाए या कोर्ट में दिया जाए. admission किसी को भी दिया जा सकता है. So this is also wrong. It must be binding to the question of law. Admission हमेशा question of fact का होता है, question of law का नहीं होता है. It need not be in writing. This is the correct answer, क्योंकि admission के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो written admission हो, वो oral admission भी हो सकता है.
In order to make the evidence admissible as the part of res gestae section number 6 of Indian Evidence Act, statement must have been made immediately after the act, statement must have been made contemporaneously with the act, statement must have been made any time after the act, और A और B. इसका आंसर होगा डी. द रीज़न इज सेक्शन 6 में ही दिया गया है कि जो सेम ट्रांजैक्शन में जितने भी एक्ट्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, वो कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, इट डजेंट मैटर. कभी भी हो सकते हैं, आफ्टर भी हो सकते हैं, कंटेम्परेनियसली भी मतलब अलॉन्ग विद द एक्ट भी हो सकते हैं. तो इसीलिए ईदर ए और बी. Confession contain exculpatory and inculpatory part. अब exculpatory क्या होता है? जो उसके फेवर में होता है, जो उसके फेवर में होता है, और inculpatory होता है जो उसके अगेंस्ट होता है, जो उसके अगेंस्ट होता है. तो कोर्ट जो है वो डाइसेक्ट कर सकती है कन्फेशन को, मतलब उसको डिवाइड कर सकती है कि एक्सकल्पेटरी पार्ट अलग कर देगी और इनकल्पेटरी पार्ट अलग कर देगी. तो ऐसे केसेस में इनकल्पेटरी पार्ट जो है सिर्फ अलोन तभी यूज़ हो सकता है जब एक्सकल्पेटरी पार्ट इज इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल. यस, एक्सकल्पेटरी पार्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स द अक्यूज्ड स्टेटमेंट अंडर 313 CRPC. तो बोथ विल बी दी आंसर. जब एक्सकल्पेटरी पार्ट जो है इट कैन नॉट बी मेड एडमिसिबल क्योंकि मे बी वो इम्प्रॉबेबल है, डाउट्स हैं उसमें कुछ, या फिर अक्यूज्ड के खुद के स्टेटमेंट के ही कॉन्ट्राडिक्टरी है वो, सिर्फ तभी आप अलोन इनकल्पेटरी पार्ट को यूज़ करोगे. ऑलराइट. अ डिस्प्यूट एंड दिस थिंग, ये जो बात है, दिस थिंग, इट वॉज हेल्ड इन निशिकांत झा केस. निशिकांत झा वाला जो केस था इसमें ये हेल्ड किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट. अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग हैंड राइटिंग. तो अगर हैंड राइटिंग को लेके कोई डिस्प्यूट है तो आप कैसे उसको प्रूव कर सकते हो? कॉलिंग एन एक्सपर्ट. यस, आप एक्सपर्ट को बुला सकते हो अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर एग्जामिनिंग अ पर्सन हु इज अक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग. 47 के अंदर जो अक्वेंटेड की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर अक्वेंटेड है उससे भी कर सकते हो. तो बोथ. स्पाउस और अदर रिलेटिव्स कहीं दिया नहीं गया एविडेंस एक्ट में, तो उसको नहीं हम कंसिडर करेंगे. ऑल राइट. व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस is an evidence given where the witness testifies directly to his own knowledge as to the main fact or facts in dispute. Correct. That which tends to prove the fact and issue without intervention of proof of any other fact. Obviously direct evidence के लिए आपको कोई दूसरा fact नहीं चाहिए होता है. One requiring support of other evidences. अगर दूसरे evidences का support चाहिए ही तो वो direct कैसे हुआ? When the principal fact or factum probandum is attested directly by the witness. अगर directly witness attest कर रहा है that means वो उसकी खुद की direct knowledge का है. तो 1, 2 and 4 will be the correct option. A is the correct option. Okay. 34. Question number 34. Under section 7 of Hindu Marriage Act, a Hindu marriage may be solemnized according to the customary rites and ceremonies of either of the parties. ये section 7 में expressly given है. All right. Under which provision of Hindu Marriage Act alternative relief for divorce proceeding in the form of judicial separation has been given? इसका आंसर होगा none of the above, क्योंकि section 13 कैपिटल A में दिया गया है ये, और वो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, तो none of the above will be the correct answer. Can a suit lie in civil court for obtaining decree of annulment of Hindu marriage after the death of the spouses? क्या आप spouses के death के बाद annulment of marriage की जो डिक्री है वो लेने के लिए सूट कर सकते हो सिविल कोर्ट में? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज annulment of marriage it is a personal remedy, जो एक पर्सनल राइट है. तो अगर स्पाउसेस की डेथ हो चुकी है तो नो अदर, क्योंकि उसके बाद तो मैरिज सबसिस्ट ही नहीं कर रही है.
अगर स्पाउसेस की डेथ हो चुकी है तो दैट मीन्स अब मैरिज भी साथ साथ में ख़त्म है, क्योंकि स्पाउसेस ही नहीं है तो मैरिटल रिलेशनशिप किन दो लोगों के बीच में होगा? जब दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही अब ख़त्म हो गया क्योंकि लोग ख़त्म हो चुके हैं, तो किस चीज़ के लिए हम सूट करेंगे? तो नो, सूट विल नॉट लाई. A marries his mother's sister's daughter's daughter. क्या ये मैरिज वैलिड है? अब एज पर हिंदू मैरिज एक्ट जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 3 में, उसमें सपिंदा की डेफिनेशन दी गई है. तो अगर मदर की लाइन से हम सपिंदा गिनते हैं तो 3 जनरेशन्स जो होती हैं इंक्लूसिव ऑफ मदर, उसमें हम मैरिज नहीं कर सकते बिकॉज वो सपिंदा रिलेशनशिप में आएगा. तो अगर इसमें हम गिने तो मदर्स, तो ये तो हो गई मदर खुद फर्स्ट, सिस्टर सेकंड, डॉटर्स थर्ड. तो थर्ड वाले पे सपिंदा ख़त्म हो जाता है. इसके आगे आप मैरिज कर सकते हो क्योंकि फोर्थ वाले कैटेगरी से शादी हुई है तो इट विल बी वैलिड बिकॉज सपिंदा में वो नहीं आएगा. तो यस. Presumption of marriage by continuous cohabitation between the parties will not apply. कि continuous cohabitation of marriage दिखा के क्या आप presumption कर सकते हो और किस केस में ये presumption काम नहीं आएगा? ये restitution of conjugal rights के केस में काम नहीं आएगा. RCR के केस में ये काम नहीं आएगा. All right. The statement, while there is no rose which has no thorns, but if you hold is all thorns and no rose, better throw it away. ये जो फ्रेज है ये बोला गया है यूसुफ वर्सेस सौरम्मा वाले केस में, और वो केस जो है वो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से रिलेटेड है. ऑल राइट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अब हमें इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है. म्यूचुअल कंसेंट शुड कंटिन्यू टिल द डिवोर्स डिक्री इज ग्रांटेड. ऑल राइट. mere non-compliance with the decree of restitution does constitute wrong under 23(1)(a). All right. Husband's failure to make efforts at resumption of cohabitation or failure to pay alimony does not amount to taking advantage of his own wrong. Consent decree cannot be the basis of petition. इसमें clearly C is the correct one. All right. I'm so sorry for this. इसमें हम C is not the correct one. C is rather the incorrect one. The correct one is mutual consent should continue till the decree of divorce is granted. अगर mutual consent के basis पे जो mutual divorce होता है उसके basis पे अगर आप divorce क्लेम कर रहे हो तो म्यूचुअल कंसेंट आपका तब तक होना चाहिए जब तक आपको डिक्री ऑफ डिवोर्स नहीं मिल जाती है. ऑलराइट. इफ अ वैलिड मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज देन नो डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी ग्रांटेड. क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है मैरिटल राइट्स को रिस्टोर करना, और अगर वैलिड मैरिज ही नहीं है तो आप क्या रिस्टोर करवाओगे? इसीलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आप नहीं करा सकते हो. कैन द फादर और मदर एक्सरसाइज द राइट टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर? सो सेक्शन 7 and section 8 of Hindu Adoption and Maintenance Act deals with the consent of the other. कि अगर फादर अडॉप्ट कर रहे हैं तो मदर की कंसेंट होना ज़रूरी है, और अगर मदर अडॉप्ट कर रही है तो फादर की कंसेंट होना ज़रूरी है. बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट मीन्स व्हेन the father or the mother whose consent is to be so obtained has maybe given up the world, like given up the worldly pleasures and all. Suppose
एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो अगर ऐसे किसी भी उसमें आते हैं इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट, बिकेम अनसाउंड माइंड, तो उन केसेस में अडॉप्ट किया जा सकता है, बट वो अडॉप्शन बिना कंसेंट के सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही होगा। ऑलराइट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रिजर्व्स विच मोड ऑफ डेवोल्यूशन। तो एचएसए के अंदर बहुत ही क्लियरली सर्वाइवरशिप के बारे में भी बोला गया है और सक्सेशन के बारे में भी बोला गया है, तो बोथ। ऑलराइट। The Hindu Succession Act does not apply to the property of a person who is married under Special Marriage Act, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर तो कोई मैरिज होती नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट पे तो ये अप्लाई करता ही है, स्पेशल मैरिज एक्ट पे ये अप्लाई नहीं करता है, तो दैट विल बी द आंसर। A stepmother comes into the category of, so according to the table given under the Hindu Succession Act, जो स्टेप मदर है वो क्लास 2 एयर के अंदर आते हैं। ऑल राइट। द प्रॉपर्टी दैट द फीमेल हिंदू इनहेरिट्स फ्रॉम हर फादर और मदर इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द प्रोविजन। तो क्लियरली ये सेक्शन 15(2)A के अंदर दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ऑल राइट। इन विच केस कोर्ट ने ये बोला था, द whimsical एंड capricious डिवोर्स बाय द हस्बैंड इज गुड इन लॉ दो बैड इन थियोलॉजी। तो ये जो फ्रेज है ये कोर्ट ने शमी मारा केस में बोला था। तो शमी मारा केस में कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी। ऑल राइट। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, दिस शमी मारा केस वॉज ड्यूली डेल्ट इन योर क्लासेस। आपको क्लासेस में ये केस बताया गया था और ये फ्रेज भी आपको बताया गया था कि ये एक स्पेशल चीज़ है जो कोर्ट ने बोली है, और ये चीज़ आपके टेस्ट सीरीज में भी पूछी गई थी। दिस क्वेश्चन इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि जो चीज़ें हमने आपको टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करी है, जो क्वेश्चंस हमने आपसे टेस्ट सीरीज़ में पूछे हैं, उन क्वेश्चंस में से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी इससे ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस थे, बट ये क्वेश्चन है जो कि हमने टेस्ट सीरीज में भी पूछा था और इसमें भी आया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अभी तक ऊपर भी थे, लेकिन वो बहुत जनरल क्वेश्चंस थे जिनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट ये जो एक स्पेसिफिक केस पे स्पेसिफिक फ्रेज को लेके क्वेश्चन है, और ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी था जो आपको यहाँ पूछा गया है, दैट मेक्स द टेस्ट सीरीज ऑफ लीगल फ्लैग even more reliable, even more trustworthy, and the best option for any judicial aspirant. So please follow our test series whenever you have to appear for any judiciary exam. All right. So 48th question. What is the position of unpaid dower as per the Muslim personal law? अनपेड डावर के केस में एक वुमन जो है उसकी क्या पोजीशन होती है? उसकी पोजीशन होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जैसी। एंड दिस थिंग, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको क्लास में समझाया गया था, तो यू मस्ट नॉट मेक एनी एनी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए था, बिकॉज इसके तो कई सारे एग्जाम्पल्स देके आपको क्लास में सिखाया गया था कि अनपेड डावर क्या होता है, अनपेड डावर के केस में क्या सिचुएशन होती है, अनपेड डावर किस किस से क्लेम किया जा सकता है, अनपेड डावर के केस में एक जो वुमन है वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ आती है, उसके ऊपर किसको प्रायोरिटी दी जाती है, एट्सेट्रा सारी चीज़ें समझाई गई थी आपको, एंड वो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ऑल राइट। A कर्ता can alienate the joint family property for आपातकाले मतलब emergency, कुटुंबार्थे मतलब फैमिली, धर्मार्थे मतलब मॉरल या फिर रिलीजियस। तो किस चीज़ के लिए कर्ता जो है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है? हमने पढ़ा है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, फैमिली रिलेटेड इशू के लिए, और इवन रिलीजियस या मॉरल वर्क के लिए भी। तो ऑल ऑफ द अबव। अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, a document for registration can be presented by the person executing the document, yes. By the representative of the executor, very yes.
by the agent of the executor authorized through a valid power of attorney. Yes, so all of the above. ये तीनों चीज़ें उसमें दी गई हैं. Section now question number 51. Question number 51 deals with registration of which of the following document is optional. तो सेक्शन 18 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट उससे रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन नंबर 51. तो उसमें इन सब में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है. सेक्शन 17 के अंदर कंपलसरी नहीं है बट 18 के अंदर ऑप्शनल है. लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है. Instruments of acknowledging receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation, extinction of any right, title or interest. Yes, क्योंकि इसमें ये बात नहीं कही है कि 100 रुपीज़ से ऊपर है या 100 रुपीज़ से कम है, तो इसीलिए यही आंसर होना चाहिए. गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये तो कंपलसरी होता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following term is not defined under section 2 of registration act? Clearly registration is the right answer, क्योंकि registration की definition registration act में नहीं दी गई है, addition, endorsement और lease की definition दी गई है. For the purpose of limitation act, which of the following shall be treated as a separate suit? तो section number 3 जो है limitation act का, उसमें साफ साफ बोला गया है कि set off और counter claim के regarding अगर कुछ भी claim है तो it shall be treated as a separate suit. तो both. Question number 54. The period of limitation shall commence. The period of limitation shall commence first on the date of the offence where the commission of the offence was not known to the person aggrieved by the offence or to any police officer. The first day on which the offence comes to the knowledge of such person or the police officer, whichever is earlier, या फिर where it is not known by whom the offence was committed, the first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offence or to the police officer making investigation into the offence, whichever is earlier. तो इन तीनों में से अगर हम सेक्शन 469 ऑफ CRPC देखें तो ये सारे के सारे उसमें दे रखे हैं, तो D will be the correct answer, all of them. लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन सिविल, क्रिमिनल, बोथ या फॉरेन अवार्ड्स. हम सबको पता है कि सिविल पे ही अप्लाई होता है बिकॉज क्रिमिनल के अंदर 467 से लेके 473 तक अलग से सेक्शन दिए गए हैं CRPC में. लिमिटेशन एक्ट बार्स द राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी या रेमेडी. इट बार्स दी रेमेडी, बट इसका एक एक्सेप्शन है, लिमिटेशन एक्ट में ही दिया गया है. एक्सेप्शन सेक्शन 27 जिसमें रेमेडी के साथ साथ राइट भी बार होता है आपका. लिमिटेशन फॉर सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6. अंडर सेक्शन 6 लिमिटेशन जो है, जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम में आपको एप्लीकेशन करनी है, सूट करना है, वो सेक्शन 6 में ही गिवन है वेरी क्लियरली, 6 months from the date of dispossession. Every person has a right of private defense. इसका आंसर होगा ओन बॉडी. बॉडी के साथ साथ प्रॉपर्टी भी होता है, ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी, बट ओन के साथ साथ आप अदर की भी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो ओन बॉडी प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, A finds a valuable ring, not knowing to whom it belongs, sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of dishonest misappropriation as per section 403 explanation. 403 explanation में ये चीज़ क्लियरली दी है कि dishonest misappropriation होता है इस केस में. And this is also an illustration of the Bail Act itself. जब हम लोग IPC पढ़ रहे थे तो IPC पढ़ते टाइम आपको आपके टीचर ने हर एक सेक्शन में जो भी ऑफेंस के बारे में कोई भी सेक्शन है उसके साथ साथ उसके कंप्लीट ऑल द इलस्ट्रेशंस आपको क्लास में कराए थे. तो हर एक लेक्चर में आपका अगर आप
थेफ्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो थेफ्ट के जितने भी इलस्ट्रेशंस बेयर एक्ट में दिए हैं वो सारे के सारे इलस्ट्रेशंस भी क्लास में डिस्कस हुए हैं, और ये भी क्लास में डिस्कस हुआ था वाइल टीचिंग 403। सो क्लास में ये चीज़ बिल्कुल बताई गई थी कि ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया था तो यू मस्ट हैव like got this one correct. Act causing slight harm is an offense. No offense. No offense if the harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. C is the right answer. Section 95. Trivial matters, petty matters. A instigates B to murder C. B refuses to do so. This is an illustration of सेक्शन 107। सेक्शन 107 का ये इलस्ट्रेशन है, इसका आंसर होगा बी। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। अब इलस्ट्रेशंस मुझे इतने अच्छे से इसलिए याद हैं बिकॉज ऑल द इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेल डिस्कस्ड इन द क्लासेस, इन द लेक्चर्स इटसेल्फ इन लीगल फ्लैग। आपको एक भी इलस्ट्रेशन छुड़वाया नहीं जाएगा, आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशंस उसी के साथ डील करवाए जाएंगे। और आप देख रहे हैं आईपीसी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इलस्ट्रेशंस में से आए हैं मेनली। तो अगर आपने इलस्ट्रेशंस अच्छे से क्लास में किए थे आपके टीचर के साथ तो दिस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ऑलराइट, इफ एन अक्यूज टेक्स the plea of his case being covered under any of the general exception provided under chapter 4 of IPC, the burden of proof in that case, तो ये section 105 of Indian Evidence Act कि अगर कोई accused है वो किसी general exception को plea कर रहा है तो उसका burden of proof किस पे होगा? वो burden of proof जो होगा वो accused पे होगा, that too beyond reasonable doubt. Supreme Court struck down section 497, अब 497 that is adultery. अब ये adultery वाला जब सेक्शन क्लास में आपको कराया जा रहा था तो आई थिंक 20 टाइम्स इस जजमेंट का नाम लिया गया था। इसके साथ साथ इस जजमेंट ने किन जजमेंट्स को ओवर रूल किया है अडल्ट्री के उसके बारे में भी बताया गया था। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स पे बेस होके ये जजमेंट पास हुआ है, दैट इज़ जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी आपको बताया गया था कि आर्टिकल 15 पे बेस्ड है, आर्टिकल 39 पे बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस्ड है। ये आपको सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके बताई गई थी क्योंकि एट लीगल फ्लैग हम लोग हर एक टॉपिक का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आपको ज़रूर समझाते हैं, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सेक्शन। सो दैट वाज एग्जैक्टली टोल्ड टू यू जब आपको अडल्ट्री पढ़ाया जा रहा था। और ये बीइंग द लेटेस्ट केस लॉ ऑन अडल्ट्री एंड द लैंडमार्क जजमेंट जिसमें अडल्ट्री सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया गया है, ये चीज़ आपको क्लास में बार बार बताई गई थी। द सेम क्वेश्चन वॉज देयर इन द वीकली MCQs एंड द सेम क्वेश्चन वॉज देयर इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, एंड दैट टू नॉट इन द सिंगल पेपर। आपके टेस्ट सीरीज में जो 15 पेपर्स थे, 15 में से 5 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन था। इवन नवतेज सिंह जौहर किस सेक्शन पे बेस्ड है वो क्वेश्चन भी था। इवन इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन जो सबरीमाला वाला जजमेंट है आपका, वो भी क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके पास आपके टेस्ट सीरीज में थे। तो इवन इफ इस क्वेश्चन में एंड दिस पुत्तुस्वामी ऑल्सो आधार जजमेंट, तो इवन इफ आपको जोसेफ श्राइन के बारे में नहीं भी पता है और अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो की थी और आपको नवतेज सिंह जौहर, इंडियन यंग लॉयर, पुत्तुस्वामी वाले के बारे में पता है, तो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि जोसेफ श्राइन वाला ही अडल्ट्री का है। But for that, you should have followed the test series of legal flag. That is very important. Alright, the preamble of IPC aims to provide, so preamble जो है IPC बेयर एक्ट में जो सबसे पहली चीज़ दी है preamble, उसमें साफ साफ लिखा है that it is a general penal code. It is a general penal code. Which of the following is not an essential element of statutory crimes? स्टैट्यूटरी क्राइम्स का क्या मतलब होता है? ऐसे क्राइम्स जो स्टैट्यूट में दिए गए हैं एज ऑफेंसेस। सो हमें पता है एक्टस
मेंसिट रिया नीसी मेंसिट रियम, एक्टिस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रियम, हमने ये पढ़ा है, ये जो डॉक्ट्रिन है, एक्टिस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, हमने ये पढ़ा है। इसका मतलब मेंस रिया और एक्टिस रियस होना ज़रूरी है एक ऑफेंस के अंदर, दैट मीन्स लीगल कॉजेशन इज नॉट एसेंशियल। मैकनॉटन्स केस इज अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मैकनॉटन्स केस जो है आपका इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन दोनों से डील करता है, तो बोथ विल बी दी आंसर। सेक्शन 109 ऑफ आईपीसी विच डील्स विथ पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, तो ये क्या है, क्योंकि इसमें आपकी पनिशमेंट दी गई है तो ये सब्सटैंटिव ऑफेंस है, क्योंकि इसमें आपकी पनिशमेंट, आपकी राइट दिया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 511 दैट इज क्रिमिनल अटेम्प्ट, तो 511 के एप्लीकेशन के लिए ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होना चाहिए, एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, क्योंकि 511 में अंडर दिस कोड ये वर्डिंग्स मेंशन्ड है, दैट मीन्स आईपीसी के अंडर एक ऑफेंस होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज कंसिडर्ड एज लोकस क्लासिकस of section 300 that is murder, thirdly of IPC, ये चीज़ भी आपको, it is a landmark judgment when we talk about section 300 thirdly वाला जो पार्ट है उसका जो थर्ड क्लॉज है, it is a landmark case that is विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये फैक्ट्स के साथ कोर्ट ने क्या उसमें फाइंडिंग दी थी, कोर्ट की क्या फाइनल ऑर्डर था, सारी चीज़ें आपको क्लास में कराई गई थी जब आपको सेक्शन 300 पढ़ाया जा रहा था। तो विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्लास में आपको कराया गया था। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड चीटिंग लाइज इन मेंस रिया, नो, दोनों में मेंस रिया सेम है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वे ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट, यस, क्योंकि एक्सटॉर्शन में आप इंजरी कॉज करके आउट ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी आप ले रहे हो, और चीटिंग में आप कोई इंजरी नहीं दे रहे हो, आप उसको डिसीव करके उसकी कंसेंट ले रहे हो, तो इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। ए falsely promises an orphan village girl aged about 15 years for imparting good education and job prospect in the city. Girl accompanies A, but in the city she neither gets education nor a good job. Can A be prosecuted for kidnapping? इसका आंसर होगा C. Why? Because अगर किडनैपिंग की बात करें, एज तो सही है क्योंकि अंडर 18, तो ये अंडर 18 है। गुड एजुकेशन एंड जॉब प्रॉस्पेक्ट इज़ अ गुड अल्योरमेंट, उसने उसको एंटाइस किया है जॉब और एजुकेशन का अल्योरमेंट देके, इसको एंटाइसमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर नहीं लेके जा पाया बिकॉज दैट गर्ल वॉज ऑफन और उसका कोई लॉफुल गार्जियन था ही नहीं। जब तक लॉफुल गार्जियन से बाहर नहीं जाता है तब तक वो किडनैपिंग नहीं होगी, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। एक्स wounded soldier request his commander Y to shoot him in order to relieve him from his pain. The latter shoots him to death. X is guilty of, इसका करेक्ट आंसर है culpable homicide not amounting to murder, which is explained under section 299 and punishable under section 304 IPC. A police officer, after investigation of an offence, submits a report before the magistrate which discloses the commission of non-cognizable offence. This is section 2 clause D, complaint की definition का explanation cause, कि ऐसे cases में इस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट कंसिडर किया जाता है और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट कंसिडर किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लेंट बट द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी अ प्रोसिक्यूटर बिकॉज वो तो कंप्लेनेंट हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एडिशनल सेशन जज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, वेरी ऑब्वियस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है।
In order to arrest who is reasonably suspected of being deserter from any armed forces of the union, police officer shall take prior sanction from, अब ये सेक्शन 45 ऑफ CRPC से है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर, डायरेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है कि अ प्रोक्लेमेशन विच इज इशूड अंडर सेक्शन 82 क्लॉज 1 कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ डेट अर्लियर दैन, डायरेक्ट क्वेश्चन, 30 days. 77. The word wife used in section 125 clause 1 subclause A of the CRPC means legally wedded wife, yes. Wife separated from her husband under a decree of judicial separation, yes. Wife divorced but not remarried, yes. Divorced wife who has remarried, no. So 1, 2, 3, A is the correct answer. All right, next question number 78. Who may pass a conditional order under section 133 of the CRPC? 133 का ऑर्डर क्लियरली एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास करता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू अपील अंडर सेक्शन 394 द टर्म नियर रिलेटिव डज नॉट मीन, अब उसमें नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि नियर रिलेटिव का मतलब क्या होता है. 394 इज अबेटमेंट ऑफ अपील, ठीक है, तो इसमें अंकल नहीं आते हैं, बाकी 3 आते हैं. ऑल राइट. In which case Supreme Court held that section 125 is applicable to all irrespective of the religion. That means it is a secular law. ये बोला गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में. All right. 81. What can be done among the options mentioned below when the approver willfully suppresses the material facts or gives false evidence? तो ये जो है ये कहीं भी CRPC के अंदर दिया नहीं गया है, ना ही एविडेंस एक्ट में दिया गया है. दैट मीन्स कोर्ट अपनी 482 की, हाई कोर्ट जो है वो अपनी 482 की इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकती है इस केस में. सो दैट मीन्स द कोर्ट इटसेल्फ हैज़ द इनहेरेंट पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट सच अप्रूवर अंडर सेक्शन 482 CRPC. Section 41 CRPC is not controlled by section 55 as arrest is made with a warrant, as arrest is made without a warrant. Arrest affects the investigation, there is no arrest at all. हम सबको पता है कि section 41 is arrest without warrant, तो B is the correct answer. Next, Parliament is a continual constituent assembly. ये किसने बोला था? ये बोला था जस्टिस द्विवेदी ने. A is the right answer. 84. Under Article 324 of the Constitution, Election Commission जो है इनमें से किसका इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यस. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यस. जिला परिषद पंचायत, नो. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल कमिटी, नो. तो 1 and 2 ओनली. बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, मैच द फॉलोइंग. पुत्तस्वामी वाला जो है राइट टू प्राइवेसी, तो 1. शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक, 2. नवतेज सिंह जोहर इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो 4. जोसेफ श्राइन इज अडल्ट्री, अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो दैट इज 3. 1 2 4 3, 1 2 4 3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से करेक्ट हैं ये हमें देखना है. So, basic structure of the constitution cannot be amended, correct. Parliamentary democracy is included in the list of basic structure, yes. According to the convention of parliamentary democracy, prime minister has to be from the house of people, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. Article 83 of the Indian Constitution deals with duration of houses, yes. तो 1 2 and 4, D is the correct option. ऑल राइट, तो ये जो है ये हम डील नहीं करेंगे बिकॉज ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो
इसको हम स्किप करेंगे, इसे भी हम स्किप करेंगे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, आर्टिकल 21 implicitly incorporates concept of due process of law, correct? Due process of law is an attribute of liberty, this is also correct, but क्या ये reason इस assertion का correct reason है? नो, दोनों ही फैक्ट है, कोई भी इसका रीजन नहीं बता रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर कि ये दोनों अपने आप में करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिट ऑफ मैंडेमस ग्रांटेड ऑन? इसमें हमें करेक्ट आंसर देना है। देयर मस्ट बी अ पब्लिक ड्यूटी, ऑब्वियसली तभी आप उसको एनफोर्स कराओगे मैंडेमस के थ्रू। देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक डिमांड एंड रिफ्यूजल, कि आपने उस ड्यूटी को फुलफिल कराने की डिमांड की, बट देन यू वर रिफ्यूज्ड, यस। देयर मस्ट बी क्लियर राइट टू एनफोर्स द ड्यूटी, उस ड्यूटी को एनफोर्स करने का आपका राइट है, यस। राइट मस्ट बी सबसिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ पिटिशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पहले आपका राइट था बट बाद में नहीं है, स्टिल आप उसको एनफोर्स करा सकते हो, तो ये गलत है। 1, 2, 3 इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी। 91, ड्यूरिंग अ financial emergency the executive authority of the union exercises control over state finances through the following measures. All right, it can issue directions to the state to observe certain canons of financial propriety. Yes. It can ask the states to reserve their money bills for the consideration of president. Yes. ये financial emergency से related है हमारा, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में financial emergency के बारे में दिया गया है उससे रिगार्डिंग है ये। ऑल राइट, इट कैन डायरेक्ट, और financial emergency हमारी आर्टिकल 360 में दी गई है। ऑल राइट, it can direct the states to reduce the salary and allowances of all persons serving in connection of the affairs of the state, including the judges of the Supreme Court and the High Court. ये भी correctly उसमें दिया गया है, तो all of them, that means 1, 2 and 3, D is the correct option. In which of the following words is not used with liberty in the preamble? लिबर्टी के साथ लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इनके साथ साथ क्या नहीं दिया है? स्पीच इज नॉट गिवन, क्योंकि स्पीच इज रिलेटेड टू फ्रीडम एंड नॉट लिबर्टी। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। डायरेक्ट क्वेश्चन। In which of the following cases Supreme Court stated that the pardoning power of the President is subject to judicial review? अब ये question देख के I actually go back to the Constitution lecture जब हम pardoning power, that is Article 72 पढ़ रहे थे क्लास में while delivering the lecture, and it was specifically mentioned कि जो pardoning power होती है प्रेसिडेंट की, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, एंड इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड इट वॉज क्लियरली टोल्ड बाय द टीचर इन द क्लास। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को देख के एक्चुअली आई कैन गो एंड रिलेट बैक टू द लेक्चर। ये चीज़ आपको क्लास में एग्जैक्टली बताई गई थी और वही चीज़ आपके क्वेश्चन में आई है। सो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लास में उसका मेंशन ज़रूर हुआ था, या तो ये इम्पॉर्टेंट है ये बोल के, या कई बार तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि प्लीज़ फॉलो द क्लास स्केड्यूल, प्लीज़ फॉलो द टेस्ट सीरीज वेरी वाइजली। The term consequential seniority is mentioned under 16(4)(a). B is the right answer. Article 22, which is rights of the arrested person against arrest and detention, provides protection against which of the following? Preventive detention, clearly लिखा है, detention and arrest also, तो D. ऑल राइट, ये जो क्वेश्चन है ये हम स्किप करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है, एंड आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली लॉ के सब्जेक्ट्स डील कर रही हूँ। लॉ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट आई एम टेकिंग अप, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रखेंगे, इसमें हम ये डील नहीं करेंगे। ये भी हम स्किप करेंगे, ये भी हम स्किप करेंगे, दिस ऑल्सो विल बी स्किप्ड, दिस विल बी स्किप्ड, दिस विल ऑल्सो बी स्किप्ड,
स्किप्ड, ये सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, 107 से करेंगे अब हम। नेमो डेबिट बिस वेक्सेरी प्रो उना एट एडम कॉजा, इसका मतलब होता है नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस, वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ऑलराइट, ये जो है ये आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया गया है, डबल जॉपर्टी। ऑलराइट, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटम मीन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। ये वही एक मैक्सिम है, डॉक्ट्रिन है, जिस पे रेस जुडिकाटा बेस्ड है। ऑलराइट, लिस पेंडेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू कोल्यूसिव, क्योंकि सेक्शन 52 में क्लियरली लिखा है कि लिस पेंडेंस जो है वो नॉन कोल्यूसिव सूट्स पे लगता है। अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द केसेस, इट माइट बी रिसाइंडेड इफ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉर, फर्स्ट ही होगा वांट फॉर जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 126 ऑफ TPA, सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये बात बोली गई है। अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 कोर्ट में स्ट्राइक आउट प्लीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट इट इज स्कैंडलस, ये भी दिया है, अननेसेसरी भी दिया है, वेक्सेशियस भी दिया है, ऑल ऑफ द अबव। अब 112 बोलता है मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। ऑलराइट, रेस जुडिकाटा stops the parties to dispute from litigating again in the same court on the same issue which the court has given the decision. This is very correct, यही तो definition है उसकी। Res judicata corresponds to that part of the doctrine of estoppel which is known in English law as estoppel by record. By record का मतलब है by judgment, ये भी सही है। Res judicata is similar to estoppel? No. Why? Because res judicata और estoppel में differences है, it is not similar. Res judicata ousts the jurisdiction of the court to try the case while estoppel shut the mouth of the party being the rule of evidence. ये सही है, ये difference बता रहा है उसका कि क्या difference है, तो C is incorrect. Where the summons to the defendant is returned unserved and plaintiff fails to apply for the issuance of fresh summons to the defendant within 7 days on the return, the suit of the plaintiff is liable to be, ये order 9 rule 5 में दिया गया है, it is to be dismissed under order 9 rule 5 CPC. Direct question. 114 attachment before judgment in a suit dismissed in default. डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट अटैचमेंट है अगर, तो रिवाइव्स ऑटोमेटिकली ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ सूट? नो, क्योंकि अगर अटैचमेंट हो चुका है एंड द सूट इज बीइंग डिसमिस्ड, तो क्या वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा? नो. डज नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली? यस. मे और मे नॉट? नो. शैल बिकम रिवाइव्ड? नो. करेक्ट इज इट डज नॉट गेट रिवाइव्ड. In the withdrawal of suits by the plaintiff under Order 23 Rule 1A, which deals with transposition. Alright, defendant cannot be transported. No, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है उसमें. Defendant can be transported under all circumstances. नहीं, उसमें एक condition add करी गई है कि defendant transpose तो करे जा सकते हैं, but if substantial question to be decided against any of the defendant. So C is the right answer. Which of the following tests are to be applied when plea of bar of suit under order 2 rule 2 is raised? Order 2 rule 2 का जब बार रेज होता है तो आपको क्या क्या टेस्ट अप्लाई करने होते हैं? उसमें से है whether the cause of action in the previous suit and the subsequent suit are identical. Obviously order 2 rule 2 तभी अप्लाई होगा जब cause of action सेम होता है. Whether the relief claimed in the subsequent suit could have been asked in the previous suit. Obviously इसीलिए हम order 2 rule 2 based ही इस पे है कि कोई ऐसा रिलीफ जो आप पहले पूछ सकते थे बट आपने नहीं पूछा, अब पूछ रहे हो, तो क्या वो बार अप्लाई होगा?
So that is order 2 rule 2 itself. Whether the plaintiff omitted to sue for a particular relief on the cause of action which it has been disclosed in the previous suit? Yes. So all of the above. Under order 6 rule 17, the amendment of pleadings may be followed as may be necessary for determining the real controversy. Yes, 6 rule 17 में clearly ये line लिखी गई है. To introduce the entirely new and inconsistent case? No. As to take away the right of the defendant which has accrued to him by lapse of time? No. Withdraw the admission made? No. A is the right answer. 118. After being proceeded against ex parte, the defendant is precluded absolutely from participating in any proceeding in the court? No. At liberty to join the proceeding at the stage where the proceedings are pending? This is the right answer. So B will be the correct option. Which of the following is incorrect? अब आपको इसमें incorrect बताना है. Property in the hands of the receiver cannot be attached without permission of the court appointing him. This is correct. Receiver can purchase the property in respect of which he has been appointed. क्या वो खुद ही उसको परचेज कर सकता है? This is incorrect. If the receiver fails to account for the gain and the loss ensued by his conduct, the loss so occasion may be made good by attaching or sale of receiver's personal property. ये चीज given है order 40 के अंदर. So B is incorrect. Mark the incorrect statement in context of a representative suit. If the person suing or defending does not proceed with due diligence, court can substitute in his person having same interest. Yes, ये तो लिखा गया है already. All right, ये order 1 rule 8 में दिया गया है. All right. The suit can be withdrawn, compromised, abandoned by the plaintiff after giving notice. ये भी बात order 1 rule 8 में बोली गई है. Any decree passed binding on all the persons interested. ये भी order 1 rule 8 में बोला गया है. Res judicata is not applicable to such suit. ये गलत है क्योंकि section 11 explanation 6 जो है इसमें क्लियरली लिखा गया है कि रेस जुडिकाटा रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पे भी अप्लाई करता है. तो दिस इज इनकरेक्ट. ऑल राइट. हु अमंग द फॉलोइंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स हु कैन मेक अपीयरेंस, मेक एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज? सो प्लीडर पे है ये क्वेश्चन बेसिकली. ऑल राइट. तो पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग देम टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ. पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड, ये तो होता है. Person carrying on trade or business in the name of the parties within the local limits of the jurisdiction of the court, ये भी होता है. Party is the employer and that is agent is an employee. No, ये कहीं नहीं दिया गया है CPC में. A and B is correct. Next, the subject matter of the suit is immovable property. The plaint shall contain, तब क्या क्या contain करना होगा plaint को? तो it given under order 7. ठीक है. Description of the property sufficient to identify it. In case the property can be identified by boundaries, number, record, तो सारी boundaries और numbers भी आएंगी. Owner की details उसमें नहीं चाहिए होती है. तो both A and B is the right answer. Court can enlarge the time. The court can enlarge the time under section 148 CPC. 148 is enlargement of time. कि ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिनके लिए अंडर दिस कोड द टाइम लिमिट हैज़ बीन गिवन, तो उनको एनलार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 148, बट वो एनलार्जमेंट भी 30 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट. रेस्ट ऑल दी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो करंट अफेयर्स के हैं या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं या फिर रीजनिंग के हैं, एप्टीट्यूड के हैं. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम उसको डील नहीं कर रहे हैं. इस वीडियो में हम स्ट्रिक्टली
लॉ के क्वेश्चंस को, जो मेजर लॉ के क्वेश्चंस आते हैं पंजाब जुडिशरी के एग्ज़ाम में, उसको डील कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है, ये जो लास्ट वीक ही हुआ है, इसका सल्यूशन मैंने अभी आपको इस वीडियो में पूरा बताया है विद द एक्सप्लेनेशंस, एंड साथ साथ में मैंने आपको वो भी बताया है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी थे अगर आपने लीगल फ्लैग के क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, एडिशनल एमसीक्यूज़ को फॉलो किया हो। सो अगर अभी आप नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आगे आने वाले वैकेंसीज़ के लिए प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। For better result, for quality result and for quality learning, please be a part of Legal Flag, because this question paper is a perfect example कि लीगल फ्लैग में आपको हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं, जो भी हम आपको टेस्ट देते हैं, उन सब में से क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में कवर होते ही होते हैं। So that is all for today's video. I hope this will help you in कैलकुलेटिंग योर मार्क्स, एज वेल एज जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने या तो एग्ज़ाम नहीं दिया या जिनका ये एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए दिस वाज वेरी हेल्पफुल, एंड प्लीज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।